अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ ईद स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आपको बहुत बहुत ईद की मुबारक मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, डॉन न्यूज़ की तरफ से। यकीनन आप ईद को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, आप अपने अहल वयाल के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ। आज का जो शो है इसमें हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करने जा रहे। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। कमर उस्मान कायरा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। शिबली फराज साहब हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इमरान अज़ीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेजेंड कवाल अज़ीज़ में अकवाल के बेटे हैं। आप सब मेहमानों को बहुत बहुत ईद की मुबारक हम पेश करते हैं। इमरान साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ट्रिब्यूट पेश करें, चूँकि रमज़ान में एक बड़े हमारे असासा अमजद फरीद साबरी की डेथ हो गई, तो हम चाहेंगे आप उन्हें ट्रिब्यूट पेश करें अपने अंदाज में कुछ। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद मुबारक कहूँगा, क्योंकि ईद का शो है। और उनकी फैमिली को भी ईद मुबारक कहूँगा अमजद साबरी की। ये ईद उनके लिए बहुत एक अज़ियत वाली ईद होगी, लेकिन ये है कि वो जब तक उनका फ़न ज़िंदा रहेगा, जब तक उनका गाई हुई चीज़ें ज़िंदा रहेंगी, वो हमेशा हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे। और मेरी अमजद साबरी साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो जब भी वो कभी इस्लामाबाद तशरीफ़ लाते तो मुझे कॉल करते, और हम लोग उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी कराची जाता, कुछ हम मिल के भी करते काम आपस में। लेकिन बस वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कोई बात हमारी पूरी ना हो सकी। तो अमजद साबरी साहब एक बहुत ही जॉली इंसान थे, बड़े मिलनसार थे और बहुत हंसमुख थे। हर वक्त उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अपने मखसूस अंदाज में थोड़ा सा गुनगुना के कुछ कवाली के। जी, मैं उनको ट्रिब्यूट मैंने पहले भी पेश किया था इसी डॉन न्यूज़ पे, अब मैं दोबारा कर देता हूँ क्योंकि ईद का ये मौका है। तो उनकी बड़ी मशहूर कव्वाली है उनके वालिद साहब की, साबरी ब्रदर्स की। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। ट्रिब्यूट टू साबरी ब्रदर्स, अमजद साबरी साहब। बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब, ईद किस तरह से गुजारते हैं, और सेनेटर बनने से पहले ईद कैसी होती थी और अब ईद कैसी होती है, आपकी फ़र्क क्या होता है उसमें थोड़ा सा बताइएगा। पहले तो जी इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि अब ज़रा रोज़े चूँकि ज़्यादा सख्त होते जा रहे हैं, तो अब ईद का दिन में रिकवर करने में ज़रा टाइम लगता है। तो मौसम भी ऐसा होता है, अब उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह कि हम पहले करते थे। लेकिन ये है कि बहरहाल ये एक दोनों तरफ से एक लिहाज से इत्मीनान होता है कि रोज़ों का महीना जो एक बड़ा सब्र आज़मा है, ख़ास तौर पे इस हमारे मौसम में, और फिर हमारी बिजली की नापैद होने की वजह से और बाकी जो भी ज़िंदगी के बखेड़े हैं, तो उसमें एक ज़िम्मेदारी से गुज़र जाने की एक बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। तो उस लिहाज से एक बड़ा इत्मीनान होता है। और जितनी मुश्किल के बाद आपको कुछ चीज़ हासिल हो तो उसका मज़ा उतना ज़्यादा आता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं के बाद जब ईद आई है तो यकीनन बहुत बिल्कुल बिल्कुल। और जिन्होंने भी इस रमज़ान में रोज़े रखे हैं, काबिल तहसीन है, और मेरा ख्याल है कि इसका सवाब 3 गुना तो कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं। ईद कैसे गुजारते हैं, हल्के में ज़्यादा आवाम के साथ या फैमिली के साथ टाइम? शुक्रिया जी, पहले तो आपको, आपकी टीम को, सारी कौम को, सारे दुनिया में मुसलमानों को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। ये ईद हमारे लिए कई सारी खुशियाँ रवायती तौर पे लेके आई, लेकिन कुछ रमज़ान में बड़े तकलीफ़ से वाक़या भी हुए, जिसका अभी आपने ज़िक्र भी किया और ट्रिब्यूट भी पेश किया गया अमजद साबरी साहब को। अल्लाह करे जिस अज़ाब का हमारी कौम शिकार है वो उससे हम जल्द छुटकारा पा सके। ईद जिसमें ईदी ली जाती है, ईद वही अच्छी होती है। ईदी देने वाले दिन को इतने अच्छे नहीं होते, ये कोई इतने प्लेयर वाले नहीं होते। और दूसरा जो है वो कोई एक इस तरह की मोनोटनस सी दिन होते हैं, कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं होता। मतलब मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, कभी लाहौर, कभी किसी जगह पार्टी के काम चले जाते हैं, लेकिन जब घर जाता हूँ हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन के लिए, तो एक रूटीन होती है, छुट्टी नहीं होती हमारे यहाँ।
तो ईद वाले दिन भी दोस्त अहबाब बहुत प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत है उनकी कि वो बड़ी तादाद में दोस्त आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, मिठाई खाए, खाना चाय पी, गप लगती है सारा दिन। तो सारा दिन दोस्त आते रहते हैं। तो जब दोस्त बैठते हैं जफ्फी वफ़ी लगा के ईद वीद मिल के, तो कोई मुंह मीठा किया, क्योंकि ये मीठी ईद कही जाती है, तो उसके बाद अगला सवाल होता है कि अच्छा जी फिर क्या हो रहा है। अच्छा, सियासी गुफ्तगू उस दिन फिर वही सियासत होती है। सो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता। और सियासतदान की ज़िंदगी में छुट्टी का हमारे लेवल पे, हम तो सियासी मजदूर हैं, हमको सियासी लीडर वीडर तो होते नहीं है, हम तो सियासी मजदूर हैं। सो हमारे लेवल पे छुट्टी नहीं होती, मजदूरी होती है। सो इस दिन भी हम बाकी दिनों की तरह ही अपना काम कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम तो कारकुनान के साथ गुजरता होगा। ईद के दिन जो आपके मेहमान ज़्यादा आते हैं, तो फैमिली से कुछ शोर शराबा नहीं होता कि हमें भी कुछ टाइम दे दें? फैमिली से या तो फिर वो आदी हो चुके हैं? हमारे लेवल पे जो पॉलिटिक्स लोग करते हैं ना, जिनकी ज़िंदगी बज़ाहिर तो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही होती है, इसकी बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। यकीन जानिए सबसे पहला जो इसका विक्टिम होता है वो आपकी फैमिली होती है। मुझे याद है, मेरी बेटी छोटी थी, तो मैं उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता था। और रात को जाना भी है तो लेट जाना है, बच्चे जल्दी सो जाते हैं। सुबह उठे वो सोए हुए हैं, या वो स्कूल गए हुए हैं, आप उठे आप चले गए। और ज़िंदगी इस तरह बटी हुई है कि वो घर लाला मूसा होते हैं, मैं यहाँ होता हूँ। तो मुझे एक दिन मेरे बच्चों ने, तो मैं स्कूल गोइंग, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी आज खाना हमारे साथ खाएं। मैंने कहा बेटा वो मेरा मसला है कि आज मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया हुआ है। तो उसने मुझे एक बात कही थी जो मुझे चुभ गई। उसकी चुभन अपनी जगह आज भी मौजूद है, लेकिन मैं उसका इलाज नहीं कर सका। और उसने मुझे कहा कि जी पापा आज हमें भी अपना आप वोटर समझ लें। अच्छा, क्या बात है। तो ये होता है लेवल। यकीनन ईद वाले दिन भी ऐसा ही होता है, बच्चों से मिलते हैं, कुछ बच्चे छोटे जो होते हैं जो ईदी लेने वाले होते हैं, जिनकी असली ईद होती है, तो उनको कोई ईदी वीदी दी, कुछ बैठ के थोड़ा बहुत खाना खा, उसके बाद आपने एक रूटीन का जैसे काम होता है, पहले तो सुबह उठ के तैयार होकर जाके ईद पढ़े, और उसके बाद आके उन बच्चों को ईद वीद दी, थोड़ी देर वालदा के पास बैठे, बच्चों के साथ गप लगाई, और फिर दिन में अपना वो जो एक मामूल का सफ़र होता है उसका आगाज़ हो गया, दोस्त आने शुरू हो गए। तो यही एक रूटीन का दिन होता है। तो शिबली फराज साहब, आपकी रूटीन क्या होती है ईद वाले दिन? ज़्यादा घर पे ही गुजारते हैं या दोस्त अहबाब के साथ? बिल्कुल जी। खैर कायरा साहब तो इनका तो बहुत एक सियासी सफ़र रहा है और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी मकाम हासिल किया है, और इनकी हल्के की सियासत भी है और इनकी पार्टी की भी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं। हमारी तो नॉर्मली मैं कोहाट से हूँ, तो कोहाट चले जाते हैं, और जहाँ पे ज़ाहिर है हमारे जो फैमिली है या जो पार्टी के जो लोग हैं, वो ज़ाहिर है उनसे मुलाकात होती है, और सारा दिन जिस तरह उन्होंने कहा वो एक आमद और रफ्त का सिलसिला जारी रहता है। और उसमें बस एक फ़र्क ये होता है कि उसमें ज़रा एक महीने बाद खाना पीना ज़रा खूब चलता है, तो ज़रा बगैर हाथ रोके खुल के खाते हैं महीने के बाद जब बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही होता है। और जिस तरह कायरा साहब ने कहा कि ये जो सियासतदान हैं, ये वो लोग जिन्होंने कि अपनी लाइफ में एक अपने लिए कोई ऑब्जेक्टिव तय किया होता है, और ख़ास तौर पे वो कामयाब लोग कायरा साहब जैसे, वो बड़ी सेक्रीफाइस देते हैं। मतलब मुझे ख़ुद भी याद है कि मेरे वाले साहब उनसे हमें ज़्यादा मिलने का मौका नहीं मिला, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है कि आपके घर में एक ऐसा शख्स हो और आपके से इतनी उनके साथ है जो पूरी कौम का, हमारे पूरे वो मुल्क नहीं का किया। कीमती। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी प्राइस है जो कि पे करनी पड़ती और है। बच्चे फील करते हैं, सॉरी इन्होंने फील किया होगा यकीनन, इतने बड़े आदमी के बेटे हैं। और फराज साहब सारी ज़िंदगी जदोजहद में, कभी जेलों में हैं, कभी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कभी कराची हैं, कभी मुल्क से बाहर हैं, कभी लाहौर हैं। तो बच्चों के साथ कम वक्त गुजरा होगा उनका, मेरी भी न्याज़बंदी उनसे रही बड़ी। लेकिन बच्चों के अंदर एक रिएक्शन आता है, वो वालिद से किया क्या जी, लोगों का बड़ा इनको ख्याल है, हमारा नहीं है। उस उम्र में एक रिएक्शन होता है, बट मुझे मैच्योर हो जाते हैं, फिर उनको समझ भी आ जाती है कि उनकी मजबूरी है। लेकिन वो बड़ी तकलीफ दे लम्हे होते हैं, वो वालिद के लिए कोई आसान लम्हा नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है। नाज़रीन, जहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि खाने में क्या उनको पसंद होता है ईद के दिन स्पेशली। इमरान, खाने में क्या पसंद करते हैं, बिलखुसूस क्या बनवाते हैं, स्पेशली कुछ डिमांड पे बनवाते हैं ईद वाले दिन? आप क्या होता है? मेरी तो ईदें जितनी भी होती हैं अक्सर वो मुल्क से बाहर होती हैं। ये पहली दफ़ा मैं पाकिस्तान में, अमेरिका, इंग्लैंड कहीं पे भी कॉन्सर्ट शो करने जाते हैं कव्वाली के, तो
जब घर पे कभी ईद करते हैं तो फिर हम अपने मन पसंदीदा, वैसे तो हमारा जो वो एक मिसाल भी है, एक फरमान भी है कि मोमिन का हर दिन ईद का दिन होता है जिस दिन वो कोई गुनाह ना करे। तो फ़नकारों की तो रोज़ ही ईद होती है, कोई ना कोई कॉन्सर्ट होता है, कोई ना कोई शोज़ पे हमने ट्रैवलिंग बहुत करनी होती है। खाना ये है कि हम लोग खाने की वजह से भी मशहूर होते हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें बिरयानी है, पुलाव है, कौरमे हैं, करेले गोश्त हैं, अपने ट्रेडिशनल जो हमारे देसी खाने हैं। अब ये आम का मौसम है, कच्ची लस्सी, चौसे आम, ये चलेंगे ईद पे अब, और बारबेक्यू चलेगा साथ में, तिक्का शिक्का, ये पार्टी चलेंगी इंशाल्लाह। फैमिली के साथ ही मनाते हैं या आर्टिस्ट दोस्तों के जी, साथ? बाहर निकले, घूमे फैमिली के साथ तो बहुत पहले नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम अपने बच्चों को, जितने भी फैमिली में बच्चे हैं माशाल्लाह, उनको ईदी देते हैं। और वही कायरा साहब वाली बात कि ईदी बच्चों की होती है, जब तक ईदी लेते हैं तब तक आपकी ईद है। तो हम लोग फिर ये है कि ईद के दूसरे दिन कहीं कॉन्सर्ट पे जाना है या तीसरे दिन कहीं पे जाना है, कोई शो है, कोई गेट टुगेदर है, तो वो हमें अटेंड करना पड़ता है। अक्सर हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो हमसे गिला भी करती हैं कि आप लोग ईद के दिन तो टिक जाया करो कहीं पे कम से कम। शिबली साहब, क्या ईद वाले दिन क्या फरमाइश पे कुछ बनवाते हैं या जो पका हो सब्र शुक्र कर लेते हैं? देखिए जी, नहीं, ईद की मुनासिबत से तो जो शीर खुरमा है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मेरे घर में बड़ा अच्छा बनता है, तो मैं तो वो बड़े शौक़ से खाता हूँ और खूब जी भर के खाता हूँ। तो बाकी तो जो भी मिठाइयाँ वगैरह, मुझे बहुत शौक़ है मिठाइयों का बल्कि बचपन में मैं जब स्कूल में था, तो जब जाते थे हम अपने स्कूल, करीबी था, तो हमारे रास्ते घर के और स्कूल के दरमियान एक मिठाई की दुकान होती थी, तो हमें पॉकेट मनी मिलती थी 2 आने की। तो रास्ते हुए जाते हुए मुझे मिठाई का बड़ा शौक़ था, तो मैं रुक के वहाँ पे मिठाई ख़रीद के खाता था। और कई दफ़ा जब मैं मिठाई को देखता था दुकान में जो सजी होती थी, तो मैं कहता था कि ये जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, ये कितने बेवकूफ़ हैं कि ये मिठाई सारी, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये सारी मिठाई खा जाता, ख़रीद लेता। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि यही इसी शौक़ में मैं और मेरा भाई, हम जो है तो लेट स्कूल पहुँचे, तो हमारी डायरी पे लिख दिया गया और हमें वापस भेज दिया गया। वापस भेज दिया गया तो अब्बा मिले कि आप स्कूल नहीं गए। हमने कहा जी वो ज़ाहिर है, हमें अब्बा से डरते बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है, अब्बा ज़रा सख्त मिजाज के थे जब हम बच्चे थे। बाद में तो हमारे दोस्त बन गए थे, लेकिन यह है कि जब बचपन में वो बहुत, तो उन्होंने डायरी देखी तो उसमें लिखा हुआ था कि अराइव लेट, तो उन्होंने वो चूँकि ज़ाहिर है समझते थे, उन्होंने कहा कि आप अपनी पॉकेट मनी वापस करो। तो ज़ाहिर है वो तो थी नहीं कि उसकी तो मिठाई खा ली थी, तो उस पर बहुत डांट पड़ी, और उसके बाद फिर स्कूल जाते वक्त मेरा ख्याल है कभी हमने मिठाई नहीं खाई। तो कायरा साहब, आप कुछ ख़ास चीज़ बनवाते हैं? फेवरेट चीज़, ईद की सबसे फेवरेट डिश क्या होती है आपकी जो आप फरमाइश पे खास त्यौहार होता है ना जी, इस पर स्पेशल खाने बनते हैं मेहमानों के लिए भी, घर के लिए भी। रूटीन में ये मीठी ईद गिनी जाती है ना, सेवइयों वाली ईद कहते हैं इसको। बिल्कुल। तो सेवइयाँ हुआ, मीठा हुआ, हलवे वलवे बनाए जाते हैं, दिन में आप सर्व भी वही करते हैं या फिर मिठाई विठाई। लेकिन खाने में मैं रूटीन में तो मैं तो सब्जी खाता हूँ, ज़्यादा गोश्त खोर नहीं हूँ। पश्तून हमारे जो है ये गमी में हो तो भी गोश्त खाते हैं, खुशी में हो तो भी गोश्त खाते हैं। नहीं, मैं वेजिटेरियन, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ। नहीं, आई नो यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं वैसे दालें सब्जियाँ खाने वाला हूँ, लेकिन स्पेशली खाने बड़े अच्छे मेरी वालदा बनाती हैं, मेरी वाइफ बनाती हैं। तो बहुत सारे मुख्तलिफ अनवा के खाने होते हैं, लेकिन जो हमारे फ़नकार हैं उनके बारे में मशहूर है परहेज नहीं है कि ये परहेज़ नहीं कर सकते, और ये खाने बड़े लतीफ़ किस्म के खाते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ, और बड़े मज़ेदार, यानी करेले गोश्त को आम सा खाना नहीं है। और जो फ़नकार कहते हैं करेले गोश्त नहीं खाता वो गवैया नहीं है, सही है। लेकिन इसकी वजह एक और भी है, ये याद रखिए, मौसीकी इतना कमाल फील्ड है, अगर किसी समाज को मौसीकी पढ़ा दी जाए, सिखा दी जाए, हो नहीं सकता कि वो महज़ब ना हो जाए, हो नहीं सकता। अगर किसी सोसाइटी को आप मौसीकी पे समझा दें, पढ़ा दें, तो वो मुआशरा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसलिए कि मौसीकी में सुर ताल, एक बैलेंस हर चीज़ का, शायरी का, मौसीकी का, इंस्ट्रूमेंट्स का, उतार चढ़ाव का, उस पर जो डेलिकेसी है, अगर वो ना हो तो मौसीकी नहीं है। माशाल्लाह, आप इस पे काफ़ी ग्रिप रखते हैं। हमने लास्ट टाइम आपको एक शो में देखा था, आपका टैलेंट हमने माशाल्लाह ज़बरदस्त। और फिर ये भी है कि खाने में
जिस बंदे को ज़िंदगी का ये लतीफ़ सारा फ़न आता हो, उसको पहनावा भी लतीफ़ आता होगा, उसको गुफ्तगू भी लतीफ़ आती होगी, तो कैसे हो सकता है कि इतने लतीफ़ काम करने वाला बंदा इतना टेस्टी खाना ना खाता हो? तो इनके खाने में भी वो रिफ्लेक्शन होती है, वो इनके टेस्ट की। मीन्स के वो वेटेड होती है ना हर चीज़, मसाले भी डालने हैं तो वो बड़े तरीके से डालने पर उसका अपना रंग है, कि आम आदमियों की तरह नहीं खाना। फरमाइश पे बनवाते हैं ये नहीं कि कि इसमें ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। 2 चमचे हल्दी के डाल दिए हैं तो वो सारी हंडिया ख़राब हो गई है। नो नो, वो आर्टिस्ट जो है ना, ये एक आपको पता है इनकी रेसिपी जो जैसे राग होते हैं ना डिफरेंट, इसी तरह ये इनकी जो डिशेस होती हैं इनकी भी रेसिपीज़ अलहदा होती हैं। करेले गोश्त अलहदा है, बिरयानी अलहदा है, कोरमा अलहदा। तो वो अब जैसे मीठा है, उस मीठे में भी बहुत सी किस्में हैं। अब सेवैयाँ हैं या शीर खुरमा है, तो ये लजीज खाने आर्टिस्ट खाते हैं हमेशा। अब तो नई नई इतनी डिशेस आ गई हैं जो वो जाकिर्स किचन वगैरह ने इतनी आजकल introduce करा दी हमारे लोगों ने कि जदीद जो हमारे आप बच्चे बच्चियां जो समझ हैं नहीं उनमें है, बच्चों बच्चियों में वो जदीद खाने बनाने का और खाने का शौक़ है, और बाहर आउटिंग का ज़्यादा शौक़ है। हमारे दौर में तो आउटिंग करना वैसे भी एक वो तो बड़ा नचर काम होता था, नेगेटिव काम की। ये बड़ा आवारा करता है जो होटल से खाना खाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल वो बड़ा मुख्तलिफ माहौल है। यकीनन मुझे याद है, मैंने कहा ना जब ईद लेते थे तो मज़ा होता था। हमारे बचपन में थे तो सुबह सुबह उठ के जल्दी होती थी, नमाज़ पढ़ने नहीं जाना होता था, जल्दी जल्दी कपड़े पहनने होते थे, इसलिए कि फटाफट चल के ईद इकट्ठी करो। और आम दिनों में तो इतने पैसे होते नहीं थे, तो चचा मामू सब, क्योंकि एक ही फैमिली की सारी इकट्ठी रहती है, तो सबके घरों में जाना, और फिर जाके लड़ाई होती थी कि किसी ने कहना अच्छा 2 रुपये देता हूँ, ये 5 रुपये देता हूँ, हमने कहा जी इतने नहीं लेने, इतने पैसे लेने। तो फिर इकट्ठे करके फिर होता था कि जी वो कोई 11-12 बजे तक ये काम हो गया। ये जब स्कूल पढ़ते थे तो फिर हम इकट्ठे होके दोस्त, तो एक बड़ा शौक़ होता था फिल्म देखनी है। उस वक्त टीवी तो होते नहीं थे हमारे घरों में, फिल्म देखनी होती थी। और अब तो फिल्म की अहमियत कम हो गई, खत्म हो गया, रिवाज ही खत्म। तो मुझे याद है कि हम लोग अगर कभी 50-100 रुपया बन जाता था तो 2-4 दोस्तों को साथ लेके जाना, होटल से खाना भी खाना, फिल्म भी देखनी, बाकी भी जो लवाजमात होते हैं करके, तो शाम को आते थे, फिर पैसे बचे होते थे, तो बड़ी खुशी होती थी। और ये बड़ा याशी होती थी कि अच्छा जी, और आप लाला मूसा में नहीं देखनी, अपने शहर में फिल्म नहीं देखनी, क्योंकि वालिदैन तो कहते थे ना फिल्म देखना बड़ा गंदा काम है, ये तो गलत काम तो है, मार पड़ेगी, फिर मार पड़ेगी। पकड़े गए वैसे फिर हम गुजरात जाते थे, अच्छा और रोज़ ही पकड़े जाते थे, ये बात नहीं होती। मार शार पड़ते थे। वैसे फिल्म का बड़ा होता था शिबली साहब, पहले दौर था कि लोग, जिस तरह कारी साहब ने बात की कि फिल्म बड़ी ख़ास एक वो लाज़िम मलज़ूम होती थी ईद के साथ, फिल्म ज़रूर अयाशी होती थी ना, फिल्म अयाशी होती थी, बिल्कुल अयाशी खुशी। अब वो नहीं रहा, ख़त्म हो गया है। बस एक तो ये है कि हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं, हर दौर में अपने वो जो आने वाली जनरेशन होती है, और ये खूबसूरती भी है ज़िंदगी की। ज़ाहिर है कि जो गुज़र जाता है वो ज़्यादा आदमी नॉस्टैल्जिक भी फ़ील करता है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो फ़िल्मी गाने हों, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो फिल्म का जो स्टोरी होती थी, वो बहुत ही एक संजीदगी का काम होता था। अभी ज़रा ज़्यादा बदकिस्मती से कमर्शियल हो गया सिलसिला, तो इस वजह से भी वो नहीं है। अब हमें जो है तो जितनी भी वो पुरानी फ़िल्में थीं बिल्कुल अभी भी याद हैं, लेकिन जो नई फ़िल्में हमने देखी हैं, मेरा ख्याल है 2 महीने पहले, वो भी याद नहीं है कि वो कौन सी थी। लेकिन एक और बात बड़ी दिलचस्प होती थी, आपने भी किया होगा ये तजुर्बा। उस वक्त वैसे हमारे होता क्या था कि टिकट नहीं मिलती, रश होता था बड़ा सनमों पे, तो टिकट लेना एक आर्ट होता था। तो हम में से कोई एक बहादुर जो नौजवान होता था ना, रश होता था खिड़की पे लगा हुआ। आजकल के बच्चों को शायद वो एक्सपीरियंस पता नहीं है। तो एक जाली लगी होती थी, उसके पीछे टिकट वाला बैठा होता था, और ह्यूज क्राउड होता था। तो हमारे दोस्त किसी एक को ज़रा उसकी कमीज़ उतारनी, और उसने शलवार अपनी ऐसे करके और हाथ में पैसे पकड़ने, उसको उठा कर लोगों के ऊपर फेंक देना। अच्छा। और फिर वो लोगों के ऊपर चलता चलता आगे पहुंचता था, और बड़ी मुश्किल से अक्सर उसका हाथ छिला होता था, और वो टिकट ले कहता था, दैट वाज अनाउंसमेंट कि देखो जी मैं 10 टिकटें ले आया हूँ। बड़ी काम होता था, और वो छोटी सी खुशी भी कितनी बड़ी खुशी होती है। आज भी आज तक याद है फिल्म देखना एक ठीक है। अब थोड़ा सा ना चैनल्स की भरमार भी है, चैनल्स की भरमार है, कोई 2-2.5 हज़ार चैनल्स आप देख रहे हैं, मुल्की गैर मुल्की चैनल्स आ रहे हैं, तो उन पे भी फिल्में दिखाई जा रही हैं। इंटरनेट ने बहुत चेंज कर दिया। इंटरनेट और अब बंदा ऑनलाइन मोबाइल उसकी पे अहमियत घुसा हुआ नहीं है। रही। हाँ जी, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, ये सब कुछ है, हर बंदा घुसा हुआ है, ऐसे ही अब एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड हो गई है कि आप जिस वक्त देखना चाहें उस वक्त देख सकते हैं। पहले ये नहीं था, उसके अपने टाइमिंग्स होते थे, मौके होते थे, तो इस तरह का होता था। यार अब तो सारा दिन यही होता है। ईद वाले दिन भी बैठे होते हैं ना, आप भी बड़े डाढ़े लोग हैं,
ईद वाले दिन भी फ़ोन आ जाएगा, अच्छा जी ये खबर चलिए इस पर तबसरा करो, तो क्या करेंगे भाई बैठ के। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो करना है बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे इन ज़बरदस्त मेहमानों से ये ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी रहेगी मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान साहब मौजूद हैं और हमारे बहुत ज़बरदस्त हमारे आर्टिस्ट हैं, हम उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे उनकी मौजूदगी से। इमरान कुछ थोड़ा गुनगुना के महफिल को ज़रा चार चांद हम चाहेंगे आप तेरी लगाएं। सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। आप अब देखें ना, मेरे साथ एक पूरी फ़ौज होनी चाहिए जो कव्वाली करती है, पूरी टीम होती है। और अच्छा भी ऐसी लगता है कि आप ट्रेडिशनल उसको अंदाज में अगर आप करें, गुनगुनाएं या कव्वाली सुनाएं, तो अब इस तरह हमारे लिए बड़ा एक ना बड़ा थोड़ा बहुत गुनगुनाएं तो ज़रा वो चार चांद लग जाते हैं महफिल को, इनका रौनक इनका हो बड़ा जाती है। कमाल ये था, इनके बुज़ुर्ग जो थे वो बड़े साहिब तर्ज आदमी थे, साहिब इल्म भी थे, साहिब तर्ज भी थे। जो उन्होंने मौसीकी या कव्वाली के जो सनफ उन्होंने सुनाई, वो उससे पहले मेरे इल्म में नहीं है। उन्होंने उनका अपना ही एक स्टाइल था, तो पहले पहले लोग उसके इतने आदी नहीं थे, बट लोग फिर उसके इश्क में, उसके सहर में गुम होते गए। हमारे जैसे शहरों में, छोटे इलाकों में, मैं लाला मूसा से हूँ, तो वहाँ पे अक्सर अशरफी साहब हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उनके मज़ार पे वो हमेशा जाया करते थे, तो हम बड़े शौक़ से उन्हें सुना करते थे और शरारतें भी करते थे। और अजीज़ मियाँ का एक बड़ा क्वालिटी ये थी कि नॉर्मली फ़नकार बड़ा हसास होता है और नाराज़ हो जाता है, तो हम लोग शरारतें करते थे ना, इनके साथ जो जाते थे तालियां वालियां बजाने वाले, वो पूरा टीम होती है आपकी, पानी फेंक और वो नाराज़ हो गए और माहौल ख़राब हो गया। तो फिर अजीज़ मियाँ साहब ने वो, वरना नाम नहीं, वो नाराज़ नहीं होते थे और हमारी बड़ी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करते थे। पर मैं सच्ची बात कहता हूँ, लेकिन जब वो कव्वाली शुरू कर लेते थे तो फिर एक सहर होता था, फ्लो के साथ जाते थे, लिखा हुआ नहीं मोस्टली वो वो नहीं गाते थे। लोग पता ही नहीं उनकी मेमोरी कितनी थी, अच्छा, किसी को अजीज अंदाजा ही मियां नहीं। कव्वाल वो वाहिद चलता एक था। कव्वाल थे जिनका अंदाज कॉपी नहीं हो सका आज तक। बिल्कुल ऐसा है। साबरी ब्रदर्स या नुसरत फ़तेह अली खान, इनके हज़ारों शागिर्द हैं जो उनके अंदाज को अपनाए हुए हैं और वो कव्वाली कर रहे हैं। ये अजीज़ मियां कव्वाल का जो अंदाज़ था, ये एक तो उनकी अपनी एक इजाद थी उनकी, और उन्होंने ख़ुद वो अपने फ़न के वो ख़ुद तख्लीकार भी कह लें आप, बिल्कुल उसको तख्लीक भी किया, उन्होंने क्रिएट किया। जो इल्मी बहस उन्होंने कव्वाली के ज़रिए सुनाई है, ये इससे पहले कभी नहीं थी कव्वाल में। फिर एक और बड़ा अजीब होता था, यूं होता था कि वो कव्वाली कर रहे हैं और कव्वाली करते करते जैसे शेर और लफ्ज़ उनके आगे हाथ बांध के खड़े हो गए, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और कोई रिटर्न चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ पढ़ी भी है तो वो इधर है, वो पीछे हट चीज़ें गई है। आती थी जुबान पे और पता नहीं कहाँ से उन्हें अवर्द होती थी, ऐसे चीज़ें उतर रही होती थी। हज़ारों अशार उनको हाफजे में भी थे, उनके हज़ारों अशार, लाखों, और माशाल्लाह खुद भी बहुत अच्छे शायर थे। सबसे बड़ा काम जो था ना जी, सबसे बड़ा काम उनका, शायर तो शेर तो शायद कई लोगों को याद होंगे। मतलब मैं कई टॉक शोज में जाता रहता हूँ, ये जो आजकल एंटरटेनमेंट के, तो वो पिछले दिनों वो फौत हो गए, मैंने सुना है। वो एक फनकार थे जिन्हें बेशुमार लोगों के गाने और मौसीकार कौन थे, अच्छा, लेकिन ऐसे बेशुमार लोगों का हाफजा है। अजीज़ मियां की क्वालिटी ये थी कि उन पे यूँ होता था कि एक शेर, उसके साथ उर्दू का, फारसी का, अरबी का, जैसे ऐसे कोई एक ना एक कतार में, एक लड़ी में पुरोते हुए शेर आ जाते थे, सारे हस्बे हाल। ये क्वालिटी होती है सीक्वेंस। तो मैंने उनके अंदाज को लेके चल रहा हूँ, प्रॉपरली उनके अंदाज को, जो हमारा ट्रेडिशनल अंदाज है अजीज़ मियां साहब का। मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं जो मौजू होता है और गिरा उस पर लगाऊँ, और जो उनका अंदाज़ था, जैसे उनके कलाम से बड़े मशहूर, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, नबी नबिया, तेरी सूरत मैं शराबी, इस तरह रमज़ान के महीने में बिल्कुल सहरी के टाइम पे जब ये कव्वाली होती थी तो बहुत मज़ा आता था। सहरी का वो बड़ी ज़बरदस्त को याद पीटीवी पे जब चला करती थी। मुतनाज़िया किस्म के इशूज़ पे बहसें की हैं जो शायद कव्वाली में ना होती, अगर वैसे होती तो कत्ल के फतवे लग गए होते। और ये ज़ियाउल हक का ज़माना था जब वो अपने अरूज पे थे। नहीं, आप जरा गौर करें उनका क्वालिटी क्या थी, कितने मुतनव्वो और कितने कंट्रोवर्शियल इशूज़, और उन्होंने कव्वाली में यूँ बयान किए। मौलवियों ने कोई कोशिश की थोड़ी बहुत कि उनके ऊपर फतवे लगे या उनके ऊपर डिबेट हो कि जी ये क्या फतवे, जिस सबका ये मैं शराबी इस पे आए, और भी कई सारे, और लोगों ने कहा कि जी ये तो कुफरिया कलमात हैं, फला बेशुमार जो उनके अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। लेकिन उन्होंने इतना ज़ोरदार स्टाइल था और इतना मकालमा इतना ज़ोरदार था
कि वो मौलवी को दबा के रख गया उन्होंने और वो छा गए। जो 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 मकालमे में नहीं आया, मकालमे में इतनी हिम्मत नहीं हुई, हम वो मुकालमा लूज़ कर गए। ज़ियाउल हक के दौर में आप गौर करें, ज़ियाउल हक के दौर में एक्सट्रीमिज़म का मुकालमा, एक्सट्रीमिज़म का नैरेटिव छा गया। बिल्कुल है सर। और दूसरी तरफ जो टैबूज था आज तक छाया हुआ है, काउंटर और उन टैबूज के खिलाफ अजीज मियां का जो मुकालमा था वो बिल्कुल उसके रिवर्स था और वो लड़ा। काउंटर एक किया, और उसने बिल्कुल interesting काउंटर बात किया, आपको बड़े बता जबरदस्त अंदाज में किया जी काउंटर। जी, ज़ियाउल हक साहब फैन भी थे, बहुत बड़े फ़ैन, ह्यूज फ़ैन। और वो अक्सर अजीज़ मियां साहब को पर्सनली इनवाइट भी करते थे इधर वो, क्योंकि वो अजीज़ मियां साहब एक ऐसा नाम था कि वो भुट्टो दौर में बहुत एक नुमाया नाम था उनका और बिल्कुल नया नया नाम था। तो उस वजह से भी ज़ियाउल हक साहब बड़ा प्यार करते थे कि आर्टिस्ट। शिबली फराज साहब, थोड़ा सा हमारे साथ आप मौजूद हैं, हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाएंगे। तो फराज साहब को कोई ऐसा शेर जो कि आपको बहुत पसंद हो, कोई ऐसी नज़्म उनकी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तुम्हारे नाजरीन के साथ ज़रा शेयर कीजिएगा। कौन सा नहीं, मौका है जिसमें बहुत- फराज साहब ने न कहा हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये असल में अशार तो वो जब कोई मौका होता है उसके निस्बत से ज़रा खुद जहन में आ जाते हैं, ज़ाहिर है अब्बा के। तो आजकल के दिनों में वो है कि लगता है कि अब चाहते आसान है ज़्यादा, लगता है कि अब चाहते आसान है ज़्यादा, उशाक हैं कम चाक गरीबां है ज़्यादा, वाह 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 क्या बात। उशाक हैं कम चाक गरीबां है ज़्यादा। और जिस ताज को देखो वही कशकोल नुमा है, जिस ताज को देखो वही कशकोल नुमा है, अब के तो फ़कीरों से भी हैं सुल्तान ज़्यादा। ज्यादा। क्या बात, क्या ही क्या अच्छा है। क्या बात, क्या बात, ज़बरदस्त। और इस तरह उनके बहुत से ऐसे अशार हैं जो कि वैसे ईद के बाद तो कायरा साहब मुझे मना किया गया था सख्ती से कि सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें, लेकिन रेलेवेंसी बनती है कि ईद के मैंने बाद आपको पहले कहा था, लोग बैठते बाद में पूछते हैं अच्छा जी की होने अच्छा दो। किया। वही ना। तो मेरे जो नाजरीन है वो भी इस बात पे बड़ा उनको होगा इंतज़ार कि कोई सियासी गुफ्तगू भी शायद हो जाए। जिस तरह आपसे आपके हल्के में लोग मिलते हैं तो वो पूछते हैं आहर पे आके सियासी गुफ्तगू भी थोड़ी हो जाए। ईद के बाद बड़ा चर्चा है, बड़ी धूम है कि धरनों का सीज़न, एहतजाजी तहरीकों का सीज़न पाकिस्तान में शुरू होने वाला है। तो क्या देख रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे साथ वाले कंटेनर पे शायद बिलावल साहब भी हों, तो कोई ईद के बाद तैयारी कर रहे हैं कोई? देखिए हमें कोई शौक नहीं है, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है, बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ, इरादा ये दिखाया ज़रूर है खान साहब ने भी, हमारी जमात ने भी, कि अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात न सुनी तो फिर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी एक्सेप्ट टू डू दिस। ये भी एक जमहूरी अमल होगा, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते, हमारी कतन ये ख्वाहिश नहीं है। इसलिए हम कमेटी में बैठे, इसीलिए हमने हर फोरम पे गवर्नमेंट को कहा, मीडिया में आके कहा, आज भी कह रहे हैं। कमेटी से निकलने का सवाल भी हम बाकी जमातों के सामने रखने जा रहे हैं, बट फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर आप लॉजिकल बातें करके जो हमारे सवाल आते हैं, हम आपके सवाल मान चुके, आप हमारे सवाल ऐड कर लीजिए और इस पे एक पार्लियामेंट्री वे, एक कानूनी रास्ता निकालिए। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में सड़कों पे जिंदाबाद मुर्दाबाद हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो देखिए ना, आप मुझे बताइए सियासी जमातों के पास ऑप्शन क्या है। आपने एक मामला जो दुनिया में उठा, आपने एजिटेट नहीं किया, आपने सवाल नहीं रेज किया, आपने एलिगेशन नहीं लगाया, दुनिया में उठा, किसी बंदे ने बशमूल वज़ीर आज़म हमारे, बशमूल उनके ख़ानदान के, बशमूल उनके दोस्तों के, किसी बंदे ने दुनिया भर में उसके कंटेंट्स को, उसकी सेहत को इनकार नहीं किया। इन उसमें जो है दुरुस्त है, मान लिया। बिल्कुल। अब इसके बाद भी अगर हम मुतालबा कर रहे हैं कि तहकीकात करो, सारी दुनिया कर रही है, अगर आपने तहकीकात नहीं करनी तो फिर या तो ये होगा कि ताकतवर के ख़िलाफ़ तहकीकात नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पे वो ताकतवर अगर मुस्लिम लीग का है तो बिल्कुल नहीं हो सकती, जिसका इदारों का बड़ा मोहब्बत है इनको ये साथ। वैसे भी तासर हमारे मुल्क में आम होता जा रहा है कि ये ताकतवर के खिलाफ नहीं हो सकता। ताकतवर के खिलाफ नहीं, मुस्लिम लीग के ताकतवर के खिलाफ, वरना तो ताकतवरों के खिलाफ बहुत होती है। सो गुजारिश ये है, जो मेरे और आपके ताकतवर होते हैं उनके खिलाफ हो जाती है। मुस्लिम लीग को एक खास प्रिविलेज है, लेकिन छोड़िए इसको। सवाल ये है कि अगर इनके खिलाफ तहकीकात नहीं होनी, हम नहीं कह रहे इन्होंने करप्शन की है, हम नहीं कह रहे कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, हम कह रहे हैं तहकीकात कराएं। अगर आपके हाथ साफ है तो बिस्मिल्लाह आप हुकूमत करें, लेकिन तहकीकात भी अगर नहीं करानी तो फिर एक तरीका है, या तो इस मुल्क में अदालतें और ये जो एहतसाबी निज़ाम है ये बंद करें और फ्री फॉर ऑल कर दें,
या फिर हमें इन जमातों को जिन्होंने ये एजिटेशन, जिन्होंने ये मामला एजिटेट किया है कि इसके ऊपर तहकीकात कराई जाए, फिर हमें अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो वो गवर्नमेंट, हुकूमत, वज़ीर आज़म और उनके साथी वो कौम को मजबूर कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ सड़कों पे आओ। हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं होगा। अब यहाँ से वापसी का रास्ता आप हमें बता दें कि क्या हमें खामोश हो जाना चाहिए? इतना सारा कुछ सामने आ जाने के बाद कौम हमें बता दे कि क्या अपोजिशन की जमातें खामोश हो जाएं? अगर आप कहते हैं खामोश हो जाएं तो हमें कोई इतराज़ ना हो। शेख रशीद साहब तो कह रहे थे कि ईद के बाद एक और ईद आने वाली है, उनकी ईद, उनकी शेख चलो रशीद साहब की ईद, उसके अपने अपने बयानी है ना। वो कह रहे थे ईद के बाद एक और ईद आने वाली है, वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो शिबली फराज साहब, क्या शेख रशीद साहब की ईद होने वाली है ईद के बाद? नहीं, वो तो उन्हीं को ही पता होगा। असल में बात ये है कि जिस तरह अभी कायरा साहब ने भी जिक्र किया, देखें बात ये है कि दुनिया बदल गई है, हमारी सियासत को भी बदलना होगा, हमारा मुल्क बदल चुका है। हमारे जो यंगर जनरेशन है वो एक तरफ तो देखती है कि यूके में जब एक रेफरेंडम में वो उनके मौक़िफ़ की पजीराई नहीं होती है तो वो एक मॉरल उसके तहत वो रिज़ाइन दे देते हैं। यहाँ पे भाई एक बहुत ही सीरियस, वो तो कोई मसला ही नहीं था। 48% वोट लिए, 48% वोट लिए हैं, ठीक है, और वो समझते हैं कि ये 30% वाला हुकूमत बना उनका इखलाकी जवाज़ नहीं बनता कि वो अपना इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। तो जब कौम ये देखती है कि एक तरफ ये हो रहा है और यहाँ दूसरी तरफ जो करप्शन, जो कि एक दूसरा एक उसका एक्सट्रीम है, उस पर एक उसकी फैमिली पे और ये सारे सवालात उठे हैं, तो उनको चाहिए कि वो कम से कम वो नहीं है तो अपोजिशन के कहने पे कोई भी जो है ना, आप जो जब किसी अपने कोई आप पे कोई मुकदमा हो तो उसका फैसले के लिए कंडीशंस आप नहीं तय करते हैं, वो ज़ाहिर है कि वो जो मुखालिफ पार्टी होती है वो तय करती है। तो यहाँ पे उल्टा चक्कर है कि वो वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे लंदन में बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे भुगत रहे हैं। इमरान, एक और चीज़ याद रखिए, छोटा सा जुमला मैं कह लूँ, सॉरी, क्योंकि सियासी बहस आपने छेड़ दी, ख़त्म करें इसको ताकि आज के हवाले से बातें करें। एक और बात, वज़ीर आज़म साहब ने हमारे कहने पे नहीं, उन्होंने कौम से खिताब करते हुए 2 दफ़ा, उन्होंने पार्लिमान से खिताब करते हुए, उन्होंने मानसरा के जलसे से खिताब करते हुए, बनू के जलसे से खिताब करते हुए, डेरा इस्माइल खान के जलसे से खिताब करते हुए कोई 6 दफ़ा वो कह चुके हैं कि मैं अपने आप को अपने बच्चों समेत, अपने ख़ानदान समेत, पार्लियामेंट में भी वही ना, मैंने कहा पार्लिमान से खिताब में, 2 दफ़ा कौम से खिताब में, बहुत सारे और मौके पे, और 3 जलसों में वो बाकायदा सारी दुनिया के सामने कह चुके हैं कि मैं अपने आप को कौम के सामने पेश करता हूँ एहतसाब के लिए। अब उनकी टीम कहती है कि जी वज़ीर आज़म साहब का नाम नहीं लेना, तो या तो फिर वज़ीर आज़म साहब, बड़ी अफसोस की बात होगी ये कहते हुए, मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन या तो फिर वज़ीर आज़म साहब कौम को चीट कर रहे हैं या उनकी टीम चीट कर रही है, कोई एक तो कर रहा है। वो कह रहे हैं मेरे एहतसाब के लिए मैं पेश हो जाता हूँ, और उनके दोस्त कहते हैं कि उनका नाम तो लेना ही नहीं है। वन लाइनर मैसेज ले लेते हैं ईद पे आपका कौम के लिए, वन लाइनर मैसेज। इमरान, आप क्या मैसेज देंगे? सर, मैं तो आर्टिस्ट हूँ और डिवोशनल सिंगिंग करता हूँ और कल्चरल सिंगिंग करता हूँ अपने मुल्क की। मैं यही कहूँगा कि कोई भी हुकूमत हो, वो एक तो सबसे पहले हमारी कौम का सोचे, और दूसरा हमेशा वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जिनका कल्चर ज़िंदा रहता है। हमारे कल्चर को प्राइम टाइम में पेश किया जाए, ख़ासकर जो सरकारी इदारे हैं, जो रेडियो, टीवी और आर्ट काउंसिल्स हैं। हमारी क्लासिकल म्यूज़िक बिल्कुल मर गई है, हमारी कव्वाली बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इंशाल्लाह ये बात नहीं कि कव्वाल नहीं आएंगे, बहुत बड़े बड़े कव्वाल आएंगे, और बहुत अच्छे टैलेंट यहाँ पर मौजूद हैं। जो यंगस्टर्स जो कव्वाली सीखना चाहते हैं, मुझे बहुत सी कॉलें आती हैं कि हम कव्वाली सीखना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं कव्वाली। तो ये कव्वाली, क्लासिकल और ये जितना भी हमारा कल्चर है ये साउथ एशिया का, इसको ज़िंदा रखें। कोई भी हुकूमत है वो हमारी कौम को एंटरटेन करे, कोई भी हुकूमत। शिबली साहब, शॉर्ट से मैसेज, एक वन लाइनर। जी, मैं एक शेर से करूँगा कि पाकिस्तानी कौम को कि रहे वफ़ा में कोई आखिरी मकाम नहीं, रहे वफ़ा में कोई आखिरी मकाम नहीं, शिकस्त दिल को मोहब्बत की इंतहा न समझ, पॉजिटिव रहें, जदोजहद करते रहें। कारे साहब, वन लाइनर मैसेज। मेरे देश के लोगों, आपको ईद की खुशियाँ तो मुबारक हों, लेकिन याद रखना, ना आसमानों से फरिश्ते आएंगे, ना बरतानिया और जापान से लोग आएंगे। इस मुल्क को बदलना है तो सिर्फ मुबाहिसों से नहीं, बाहर निकलो, जो सच समझते हो, जिसको सच समझते हो उसके साथ खड़े हो, डरो नहीं। तुम्हारे लिए आसान केक किसी ने बना के नहीं देना, जिसको भी सच समझते हो उसका साथ दो।
जिसको गलत समझते हो उसके ख़िलाफ़ खड़े ज़रूर हो जाओ, अपनी आवाज़ तो कम से कम खड़ी करो। अगर ये नहीं तो फिर तारीख़ में कौम में मिटा भी करती हैं और बना भी करती हैं। बनने का रास्ता वो है कि हिम्मत सबको करनी पड़ेगी। और ये मैं मेरी अपनी जमात की बात अपनी जगह पर मैं कहता हूँ, जिसको सच समझते हो उसके साथ तो खड़े हो। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका, शिबली फराज साहब आपका और इमरान साहब बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानों का। आपको दोबारा से ईद मुबारक भी। नाजरीन, ईद का मौका है, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। वो लोग जिनसे आप नाराज़ हैं उनको ज़रूर मनाएं और उन्हें भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।